साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर 21 जनवरी करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथियों करंट अफेयर हर एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ये करंट अफेयर अवश्य देखना चाहिए। डेली इसका नोट डाउन कर रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही अहम 30 से 35% का रोल होता है हर एक कंपटीशन में, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। इसलिए आप करंट अफेयर को इग्नोर मत करें, इसको डेली देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। आधे घंटे क्लास होता है और आप डेली पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं साथियों आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये 4th रैंक है। इसके अलावा फर्स्ट किसके रैंक है? यूएसए की है, सेकंड रशिया की है, थर्ड चाइना की है और फोर्थ तो आपको अभी बताया हमने, इंडिया। ये है क्या? ग्लोबल पावर इंडेक्स है क्या? ग्लोबल पावर इंडेक्स जो है, इंडेक्स का मतलब है भूमि, वायु व जल में मिलिट्री शक्ति, सेना की शक्ति और न्यूक्लियर पावर भी, नाभिकीय, सब मिला के जो होता है ग्लोबल पावर इंडेक्स होता है। 145 देशों की रैंकिंग निकाली जाती है। कितने देशों की? कुल देश कितने? 145 देशों में। तो ये स्कोर देता है, सबसे जो मिनिमम स्कोर होगा समझ लो वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है इसमें। तो इसका स्कोर कितना है? 0.0712 है, इसका 0.0714 है, इसका 0.0722 है और इसका 0.1025 ये है। हमारी 4th नंबर की सैन्य शक्ति है हमारे पास इंडिया की। और जो इमर्जिंग हैं, राइज कंट्रीज हैं, उसमें 53 देशों का होता है जो राइज कंट्री होते हैं, जिसका मतलब आगे ऑन द राइज जो सूची होती है, ऑन द राइज सूची समझ लीजिए। राइज कंट्री 53 होते हैं, उसमें अपना पड़ोसी जो है बांग्लादेश 12वें नंबर पे है। तो हमारी तो ये रैंकिंग इसीलिए होती है, भारत की रैंकिंग इसमें 4th है। पूरे मतलब समुद्र में, जल में जिसको कहते हैं, वायु में, भूमि में, आपका नाभिकीय शक्ति में, सबकी ये ग्लोबल जो इंडेक्स होता है सबका विश्लेषण करके ये रैंक जारी करता है। तो 2023 की रैंक जो आई है उसमें भारत की रैंक कितनी है? आपकी 4th रैंक। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2023 में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पहला वैश्विक है पर्यटक शिखर सम्मेलन। याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जहाँ पहला लग जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कब होगा? 10 से 12 अप्रैल में, 3 दिन का होगा। G20 देश आमंत्रित सदस्य क्या है? क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस साल। तो इसमें आमंत्रित सदस्य कौन है पर्यटक में? तो आमंत्रित सदस्य हैं हमारे G20 देश। और हमारा जो उद्योग परिसंघ है, उद्योग परिसंघ हमारा उद्योग भागीदार है, इसमें उद्योग भागीदार है। भारतीय उद्योग जो संघ है हमारा, वो इसमें उद्योग भागीदार की भूमिका अदा कर रहा है। तो ये जो होगा हमारा दिल्ली में होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ जो है इसमें उद्योग भागीदार है, भारतीय भी कर सकते हैं, अपना देश में ही है। तो ये पहली बार होता है हम अपने पर्यटक को
पर्यटन को प्रमोट करने के लिए, भारत अपने पर्यटन को प्रमोट करने के लिए इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। G20 के सभी विकसित और मुख्य विकासशील देश जो हैं संगठित होकर इसमें रहेंगे, देखेंगे तो भारत अपना प्रमोट करेगा। अपने निवेश को पर्यटन के माध्यम से आकर्षित करने की योजना है। अपने पर्यटन को अपने देश के बारे में, अपने स्थानों के बारे में, अपनी विशेषताएं, कल्चरल विशेषताओं को, सामाजिक विशेषताओं को पटल पे लाने के लिए बहुत बड़ा अच्छा अवसर है। तो पहला हमारा कौन सा पर्यटक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पर्यटन में जो निवेश करना चाहता है सभी देश इसमें, G20 देश इसमें आमंत्रित है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है साथियों, यह है कि डेविड क्रॉस्बी कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया। तो ये रॉक स्टार थे, रॉक गायक थे। 1960 और 1970 के दशक के रॉक गायक डेविड क्रॉस्बी, इनका लगभग 81 साल की उम्र में निधन हुआ है। अभी 89 साल में, 89 साल की उम्र में इनका अभी निधन हुआ है। तो डेविड क्रॉस्बी क्या थे ये आपके 1960 और 1970 के दशक के क्या थे, रॉक गायक थे, रॉक गायक। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किस दशक के, 1960 व 1970 दशक के। इन्हें रॉक एंड रोल फेम में शामिल किया गया है। रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम में दो अलग अलग समूहों में शामिल, दो अलग कैटेगरी में शामिल में वर्गीकृत है। समझ लीजिए कितने बड़े रॉक स्टार रहे हैं, तो इनकी जो डेथ हो गई है अभी, तो एक मतलब ये है किस क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए रॉक गायक थे। तो क्वेश्चन ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो रॉक एंड रोल जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किए थे अलग अलग समूह में, और 60 और 70 दशक के क्या थे क्वेश्चन। अगर आए किस दशक के रॉक गायक थे, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि दुर्लभ नारंगी चमगादड़ छत्तीसगढ़ के किस उद्यान में देखा गया। तो ये अभी तक कहाँ देखा जाता था, छत्तीसगढ़ साइड में, MP साइड में ये जो है बहुत अब पहली बार उधर देखा गया। तो एक कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ के पटाली बोडला गांव है, उसके बोडला गांव में केले के उद्यान में देखा गया है। किस उद्यान में, केले के उद्यान में। तो कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। एक यहाँ पे एक गांव है, कोटाली बोडला गांव है, तो वहाँ पे ये देखा गया है। ऐसे एक्चुअल में इसकी विशेषता क्या होती है, ये इसके नारंगी पंख होते हैं, नारंगी और ब्लैकिश पंख होते हैं। नारंगी ज़्यादा चमकता ब्लैक में, तो इसलिए इसको नारंगी चमगादड़ कहा गया है। तो एक पटाली बोडला गांव है इसी क्षेत्र में, पटाली बोडला गांव के केले के बागान में, केले के उद्यान में देखा गया, उद्यान में देखा गया। दुर्लभ होता है, तो ये जो है इसको जो नारंगी चमगादड़ जो होता है आपका, नारंगी चमगादड़, इसे बटरफ्लाई बैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसका नाम बटरफ्लाई बैट भी। तो बटरफ्लाई बैट के नाम से भी ये बहुत ही फेमस है। और पेटेंट चमगादड़ भी कहते हैं इसको, इसको कहते हैं या तो पेटेंट चमगादड़ लिखने का आ जाता भी यही है, और या बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बैट। बैट का मतलब चमगादड़ होता ही, और बटरफ्लाई जैसा दिखता है, चमकता है वैसे, इसलिए इसको बटरफ्लाई बैट भी
कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा किस राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण इस्तीफा दिया है? तो राष्ट्रपति कौन रहे? हमारे वियतनाम के राष्ट्रपति। कहाँ के? वियतनाम के राष्ट्रपति। वियतनाम कहाँ पे है? ये दक्षिण पूर्वी एशिया में है, दक्षिण पूर्वी एशिया। कंबोडिया है, लाओस है, उसके पास से स्थित है आपका वियतनाम देश। तो यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं विरोध के चलते, भ्रष्टाचार अभियान के चलते, भ्रष्टाचार विरोध अभियान के चलते, आजकल ये बहुत हो रहा। पेरू में देखिए राष्ट्रपति का विरोध हुआ, वहाँ आपातकाल लग गया। अब यहाँ पे जो है ये इनका नाम है गुयेन जुआन फुक। क्या नाम है? गुयेन जुआन फुक। अभी न्यूजीलैंड के देखिए वो पीएम ने इस्तीफा दे दिया, गुयेन जुआन फुक। इन्होंने इस्तीफा दिया विरोध के चलते। ये जो है 2016 से 2021 तक यहाँ के पीएम भी थे, पीएम थे 5 साल तक। तो अब इनको हटना पड़ा। तो यहाँ की इनके पार्टी के जो नेता है, वो जो महामंत्री हैं, उनकी शक्ति अब और उनकी क्या स्ट्रांग हो गई है। उन्होंने अब पहले, इसके पहले उप प्रधानमंत्री यहाँ के थे, उनका भी इस्तीफा ले लिया था। तो अगर पूछा जाए किसकी शक्ति स्ट्रांग हुई, तो पार्टी के इनके जो महामंत्री थे उनका जो है, उसका नाम उनका था गुयोन फुटोंग। इनकी पार्टी के महामंत्री कौन थे? पार्टी महामंत्री गुयोन फुटोंग। टोंग याद रखिए आप, जिनकी टोंग खराब है, टोंग है, सबको हटा दे रहा है। तो ये राष्ट्रपति हैं, ये सारे वो महामंत्री हैं। तो इन्होंने इस्तीफा ले लिया है गुयेन जुआन फुक का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम याद रखिए। वियतनाम के राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के अंदर इनको इस्तीफा देना पड़ा है। तो अभी यही चीज श्रीलंका में भी आपने देखी। तो जो ये चीज चल रही, अब जो सामंजस्य है सामाजिक, जो लोग उग्र हो रहे हैं, क्योंकि वित्तीय संकट की वजह से सब होता है। जहाँ पैसे कमी है वहाँ मारधार है, वहाँ लोग थोड़े थोड़े उसके लिए लड़ते हैं कि आगे हमारे जीवन संकट ना पड़े। तो ये चाहे श्रीलंका में देख लीजिए, चाहे पेरू में देख लीजिए, चाहे अब आप वियतनाम में देख लीजिए, हर जगह यही है, हर जगह। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस चीनी शब्द 2021-22 में भारत में कितना गन्ना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो 6 2021-22 में गन्ना उत्पादन कितना हुआ हमारे यहाँ? गन्ना उत्पादन 5,000 लाख मीट्रिक टन इतना हुआ है उत्पादन। और हम लोग जो क्या है, ब्राजील के बाद चीनी निर्यात में दूसरा स्थान रखता है भारत। ब्राजील सबसे फर्स्ट नंबर पे है, भारत ये उसमें आ जाता है छांटने के लिए। तो दूसरा स्थान किसका? भारत का है चीनी निर्यात में। और हमने एथेनॉल 20,000 करोड़ जो है, 20,000 करोड़ एथेनॉल से राजस्व प्राप्त किया हमने। किसी गन्ने राजस्व बनता है, एथेनॉल बनता है चीनी से, तो उससे प्राप्त किया है, शीरे से बनता है। और आगे संभावना है कि 25,000 करोड़ का राजस्व से मिलेगा। इसमें है कि हमने जो पेराई की है चीनी की, लगभग 357 LMT की थी। चीनी मिलों में पेराई कितनी हुई?
चीनी मिलों में पेराई जो की गई है वो आपकी 357 लाख मीट्रिक टन की। पेराई की गई आपके, और चीनी का उत्पादन 359 हुआ है आपका। चीनी का उत्पादन 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ। एथेनॉल में 36 लाख जो मीट्रिक टन है, मीट्रिक टन एथेनॉल बनाने में लेके आ गया। एथेनॉल पे क्यों जोर दिया जा रहा है? ये ग्रीन फ्यूल का निर्माण करता है, जिसके कारण हम लोग जो लिक्विड हाइड्रोजन की सहायता लेना चाहते हैं प्रदूषण से मुक्ति के लिए, तो एथेनॉल अब 5% की परमिशन है मिलाने की, धीरे धीरे बढ़ा के इसको 20% किया जाएगा। धीरे धीरे क्यों बढ़ाया जाएगा? आप कह दीजिए कि पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट है, एक साथ क्यों नहीं बढ़ा देते? क्योंकि उत्पादन होने में तो टाइम लगेगा। तो अभी 5% पे धीरे 6 पे 7 पे 8, तो धीरे धीरे जब मतलब भर का इसका उत्पादन होने लगेगा तो ये 20% मिक्सिंग के इसका अलाउ कर रही है गवर्नमेंट, जिसके कारण हमारा जो लिक्विड हाइड्रोजन है या पोल्यूशन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, प्राकृतिक गैस के साथ जो मिलाया जाता है, तो हमारे पर्यावरण हम जो आप जीरो उत्सर्जन कार्बन की बात कर रहे हैं 2070 तक, उस लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ सके, इसलिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानवता की सेवा के लिए किसे बहरीन का ISA पुरस्कार दिया गया? ISA क्या है? बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार है। उसमें क्या होता है? 1 मिलियन डॉलर जो है पुरस्कार होकर नकद होता है, एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और एक योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो किसको मिलाया गया है? और उनको हम दृष्टि का देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है तो नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ उनका नाम है डॉक्टर संदूक रुइयत नाम है। 7वां डॉक्टर संदूक रुइयत नेपाली नेत्र विशेषज्ञ, नेपाल के रहने वाले नेपाली नेत्र विशेषज्ञ। इनको जो है बहरीन एक द्वीपीय देश है, मोतियों का देश कहा जाता है। बहरीन का क्या किया गया? शीर्ष नागरिक पुरस्कार दिया गया। शीर्ष नागरिक पुरस्कार ये दिया गया है। इसके पहले इनको दृष्टि का देवता भी कहा जाता है। दृष्टि का देवता लोग कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 1,20,000 उसमें लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी, एशियाई जो लोग हैं, लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान किए हैं, नेत्रों की रोशनी दी है। बहुत बड़ी बात है। अंधापन ठीक किया है। तो ये माइक्रो सर्जिकल तकनीक द्वारा लोगों का बेहतरीन इलाज करते हैं। नेत्र शिविरों में माइक्रो सर्जिकल तकनीक से। और क्या करते हैं? अत्यंत कम दाम में, खर्च में, दाम नहीं कहना है, खर्च में सुलभ कराते हैं। इन्हें दृष्टि का देवता भी कहा जाता है, डॉक्टर संदूक रुइयत को। इनको बहुत से पुरस्कार मिले हैं। इनको भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। भारत सरकार ने इनको किसके? पद्मश्री से सम्मानित किया। तो ये भारत से
पद्मश्री से सम्मानित हैं। भूटान से नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हैं। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित, पुरस्कार से सम्मानित। तो ये बहुत बड़े, बहुत मानवता का काम करना, लोगों की भलाई करना जो है सबके बस की बात नहीं होती है, लोग अपने में परेशान रहते हैं। ये हिमालय कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट एक चलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट, तो उसके भी साथ संस्थापक भी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, उच्च गुणवत्ता और माइक्रो सर्जिकल के माध्यम से लोगों के नेत्र, समझ लिए नेत्र की ज्योति जो लौटाई है आंखों की, इसे दृष्टि के देवता के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर संदूक रुयत, नेपाली नेत्र विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कम लेटर्स रन पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किसने किया। तो ये तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री हैं, उनकी ये पुस्तक है, सुब्रमण्यम की, उनकी ये पुस्तक है। इसको हमारे पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज और पूर्व टेस्ट कप्तान हमारे कृष्णामाचार्य श्रीकांत जी ने जो है इनके अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया है। किसने किया, किसने विमोचन किया? कृष्णामाचार्य श्रीकांत, पूर्व टेस्ट कप्तान इंडिया, भारतीय टीम के, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान इन्होंने किया है एक कम लेट्स रन। किसकी पुस्तक है? तमिलनाडु के स्वास्थ्य जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम, उनकी पुस्तक है। और इसका जो तमिलनाडु जो इनका संस्करण जो है, तमिल संस्करण जो है वो बहुत पहले जारी किया था, 8 मार्च 2021 में जारी हुआ था। अब अंग्रेजी संस्करण जारी हुआ, गीता पद्मनाभन ने इनका अनुवाद किया है। 8 मार्च 2021 में तमिल संस्करण इसका जारी हुआ। इसका शीर्षक क्या था? तमिल में होगा कम लेट्स रन, तो ये इंग्लिश में है। तमिल का ओडलम बंगा था नाम। क्या नाम था? ओडलम बंगा तमिल शीर्षक था। इंग्लिश में कम लेट्स रन है, कम लेट्स रन लिखा है भाई इंग्लिश में। तो ये था इनका ओडलम बंगा। तो किसने संस्करण किया है? अनुवाद इंग्लिश अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अंग्रेजी अनुवाद गीता पद्मनाभन ने किया है। पद्मनाभन एक अंग्रेजी शिक्षिका टीचर, इन्होंने इसका अनुवाद किया है। और इनके साथ 1-2 लोग और हैं, और जायसी और सोरोन नाम के हैं, वो भी लिख सकते हैं। जायसी सोरोन, तो इन्होंने इनका साथ दिया है। तो गीता जो पद्मनाभन है ये मुख्य हैं, ये अनुवाद करे हैं। तो इस पुस्तक को इसमें इन्होंने कृष्णामाचार्य श्रीकांत जी ने इसको विमोचन इसका किया, अंग्रेजी संस्करण। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कम लेट्स रन किस पुस्तक का, किस तमिल पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण है, तो ओडलम बंगा, ये भी याद रखिए। और किसने इसका रूपांतरण किया? तो गीता पद्मनाभन।
और अगर तीनों दिए तो तीनों कर दिए, जायस है, सोरेन है। और किसने इसका किया है तो कृष्णामाचार्य श्रीकांत। और किसकी ये पुस्तक है तो सुब्रमण्यम जो है तमिलनाडु के क्या है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन हमारा दोस्तों सुरक्षा संबंधित है हमारा। क्या है, असॉल्ट राइफल। पहले असॉल्ट राइफल सुने होंगे, पुलिस वाले लटका रहते हैं राइफल, वो भी असॉल्ट की एक क्या है, एक प्रजाति, वो है आपकी टाइप्स है असॉल्ट। तो ये जो AK-47 है उससे कई गुना अच्छी है। ये मिलिट्री को प्रदान करने के लिए, भारतीय सेना के लिए और सैनिक बलों के लिए। तो किसने मिलाया है, किसने ये स्थापित किया है, AK-203 असॉल्ट राइफल किसने उत्पादन किया है तो भारत और रूस का संयुक्त उद्यम। इस कंपनी क्या है, इंडियन रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दोनों की जो है मिली हुई लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा, अमेठी कोरवा आयुध निर्मात्री फैक्ट्री जो है। इसमें जो है रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाया जा रहा है। पहली बार रूस के बाहर निर्माण हो रहा, रूस के बाहर निर्मित होगी। संयुक्त प्रयास है। तो इसका क्या किया जाएगा, इसमें 5000 जो है 5000 पहले मार्च 2023 तक सेना को मिल जाएगी, भारतीय सेना को मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या, स्वदेशी जो सामग्री रहेगी केवल 5%, स्वदेशी सामग्री केवल 5% रहेगी। और इसके आगे जब 32 महीनों में और निर्माण किया जाएगा 65,000 राइफल्स को, वो भारतीय सेना को दिया जाएगा। अगले 32 महीनों में लगभग कितने 2.5 साल, लगभग अगले 32 महीनों में 65,000 का निर्माण हो जाएगा। ये इसमें भारतीय सामग्री कितनी रहेगी, स्वदेशी निर्माण कितना रहेगा, स्वदेशी सामग्री 17% रहेगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद 100% भारतीय सामग्री यूज की जाएगी, भारतीय मटेरियल। धीरे धीरे देखा जाएगा ना कितना सक्सेस हो रहा है, उससे कितना गुणवत्ता मिल रही है, तो धीरे धीरे निर्माण किया जाएगा। तो पहले भारतीय सेना को मिलेगा, पहले जितना होगा भारतीय सेना की जब पूर्ति हो जाएगी के बाद अर्धसैनिक बलों को दी जाएगी। अर्धसैनिक बल जो होते हैं उनको प्रदान की जाएगी। तो ये भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से असॉल्ट राइफल का निर्माण कहाँ हो रहा, कहाँ शुरू हुआ है, तो आपका अमेठी में शुरू हुआ है। अमेठी कोरवा आयुध निर्मात्री कंपनी जो है फैक्ट्री, उसमें जो है शुरू किया गया है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का आज का है 10वां क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ व पद्मश्री से सम्मानित किस कवि का हाल में निधन हुआ है। तो ये कवि जो है किसका हुआ है, तो एक असम के फेमस कवि हैं जिनकी कविता संग्रह जो है बहुत फेमस है। असम सरकार ने, साहित्य सभा ने इनको साहित्याचार्य की उपाधि दे रखी है। अभी इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये फेमस पर्सनालिटी हैं, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लाए हैं।
तो नीलमणि फूकन है असमिया कवि। नीलमणि फूकन असमिया कवि है, असमिया कवि। इनको जो है, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कवियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मिला था? 2021 मिला था। और ये इनको असम सरकार ने, असम में बहुत ही इन्होंने काम किया है, असम को कविता संग्रह और बहुत सी अच्छी कविताएं हैं, तो ज्ञानपीठ मिला था। असम में इनको 1981 में साहित्य अकादमी, असम का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। असम का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको मिला था, पुरस्कार 1981 में मिल गया था। और असम साहित्य सभा ने, साहित्य सभा द्वारा इनको साहित्याचार्य की उपाधि दी गई, साहित्याचार्य। तो इन्होंने, इनकी कविताएं बहुत फेमस थी। कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपने जो है असम को काफ़ी प्रमोट किया। 1990 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री दिया था और 1998 में 2 साल के लिए इन्हें एमिरेट्स फेलोशिप भी मिली थी। इनका जन्म 1933 में हुआ था, जन्म 10 सितंबर 1933। अभी हाल में इनका जो है निधन हो गया था, निधन हो गया है। 1990 में पद्मश्री मिला था इन्हें, पद्मश्री में। 1998 में एमिरेट्स फेलोशिप के लिए चुने गए थे। बहुत बड़ी बात है। 2 साल के लिए, 2 साल के लिए एमिरेट्स फेलोशिप के लिए इनको चुना गया था। तो ये अपनी कविता संग्रह के लिए बहुत फेमस असमिया कवि हैं, नीलमणि फूकन। इनको अगर क्वेश्चन आ जाता था कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, जिनकी नीलमणि फूकन जो असमिया कवि, इनका डेथ हुई, तो आप 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। क्या इनको पद्मश्री मिला था? स्टेटमेंट में देते 2-3 ये सही, ये सही, ये सही, तो इनके बारे में इतनी आपको योगदान के बारे में, उनको पुरस्कार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथियों, ये रहे आज के हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नहीं लाता हूँ कि बहुत चटपटे हो, आपको आनंद आ जाए खबर कि उन्होंने वो क्या कर मार डाला, उसको मार डाला, इतने लोग हो गए, वहाँ पे स्ट्राइक करके वहाँ तोड़ फोड़ कर दी। ऐसे क्वेश्चन हम लोग जरूरत नहीं। हम लोगों को जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको होना आवश्यक है। साथियों, कैलिबर अड्डा विजिट करिए। आपको थोड़ा सा भी लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या करें, हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिए, शेयर अवश्य करिए हमारे चैनल को। और अभी हमारा चैनल आपके सहयोग से इतना ग्रो कर गया है, अभी 4 महीने पुराना चैनल है अपना, और हम आपके लिए लगातार लगे हुए हैं। हम आपके लक्ष्य की पूर्ति में जरूर अहम भूमिका निभाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में बने रहते देखते हैं तो आप जरूर सफलता पाएंगे, ये डेढ़ से हो रहा है। साथियों, पूरा करंट अफेयर आप मेरा देखिए, 10 कदम सीरीज देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की सीरीज है, पॉलिटी की क्लासेस देखिए, जनरल हिंदी क्लासेस देखिए, कॉम्पिटिटिव मैथ की क्लासेस देखिए, जनरल साइंस की क्लासेस देखिए, साइकोलॉजी क्लासेस, सभी क्लासेज उपलब्ध हैं। आपको जो आवश्यक है आप देखिए और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाइए। और आप 1.5 से, और अगर आप अभी से लग जाते हैं, चाहे यूपीपीसीएस 2023 का हो, चाहे यूपीएससी जो मई में होने वाला हो, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा। अगर आप मेरे 3 महीने पिछले करंट अफेयर देख लेते हैं, आगे 3-4 महीने जो 6-7 महीने का जो करंट अफेयर्स है, आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा उसमें। साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए और हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते रहेंगे, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, ये वादा है। बस आप लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जैसे बने वीडियो वैसे आपको लेक्चर मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। साथियों, मस्त रहिए, कैलिबर अड्डा के साथ पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य की
लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो एक कदम आगे बढ़िए और कंपटीशन बीट करके अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें और अपना विकास करें। जय हिंद साथियों।